हाय गाइस, मैं हूं तोशिरो और मैं जस्ट अभी आनंद दिल रहे की लेटेस्ट मूवी तेरे इश्क में देख कर आया हूं, जो कि मुझे बार बार रांझना की याद दिला रही थी। और उसको कहते भी हैं काफी लोग कि वो रांझना की स्पिरिचुअल सक्सेसर है। अभी इस बारे में मैं आपको और बताऊंगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन मैं पहले ये बात करना चाहूंगा कि क्या बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स को नो मीन्स नो नहीं समझ में आता है, या उनको जबरदस्ती ऐसे टॉपिक्स के ऊपर मूवी बनाने में मजा आता है, या उनको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट लगता है जिसके अंदर नो मीन्स नो का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है। एग्जैक्टली यही है पूरे की पूरी मूवी में तेरे इश्क में का कॉन्सेप्ट और उसका सेंट्रल प्लॉट की कृति सेनन बार बार लगातार बोलती रहती है धनुष को कि नहीं, उसको नहीं करना है, उसको नहीं प्यार है, उसको नहीं पसंद है, उसको नहीं फर्क पड़ता, कुछ भी नहीं है उसके लिए, उसके पास, उसके दिल में, उसके दिमाग में कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी धनुष इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है। अब ये क्या है और क्यों है, मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के रिव्यू में। मेरा जी उब गया है इस बेचौध प्यार से। मुझे बस लड़ना है। ये मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने के पहले मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि ये मूवी मुझे पर्सनली काफी क्लोज लगी है हमारी सोसाइटी की, हमारी कंट्री की, या हमारी दुनिया की जो रियलिटीज है उससे। डिस्पाइट ऑल ऑफ द क्रिएटिव लिबर्टीज जो इस फिल्म के डायरेक्टर ने ली हैं अपने इस मूवी को ड्रामेटाइज करने के लिए, या उस मूवी को एक प्लॉट, एक थीम देने के लिए, एक इमोशन एनहांस करने के लिए। इन रियलिटीज में से एक बहुत ही प्रोमिनेंट रियलिटी जो है वो है जो हमारी सोसाइटी का डिवाइड है, रिच और पुअर का डिवाइड। और कैसे रिच भगवान अपने आप को समझते हैं, का ऐसे हर कोई नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जो अपने आप को भगवान समझते हैं, क्योंकि पुअर उनके लिए सिर्फ एक जूते की मैल है, या अपेरेंटली सोसाइटी के गंदी नाले के कीड़े हैं। Stop it! अब इतनी सुंदर लड़की का हाथ अगर उठा है तो किसी गाल पे तो पड़ना ही चाहिए। तो इस मूवी की शुरुआत होती है कृति सेनन के ऑब्सेशन से कि उसको इस सोसाइटी के गंदी नाली के कीड़े को एक इंसान बनाना है और अपनी थीसिस को प्रूव करना है एक एक्सपेरिमेंट करके धनुष के ऊपर। और वो धनुष से इतनी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाती है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार है उसको मनाने के लिए कि तू प्लीज़ कैसे भी करके मेरी थीसिस में मेरा साथ दे। धनुष इवेंचुअली कृति सेनन से अट्रैक्ट होके उससे वो मान लेता है कि हाँ मैं तेरा साथ दूंगा, और वो साथ देता भी है। अब इस पार्ट के टाइम पे धनुष कृति सेनन को बहुत क्लियरली बोलता है कि जब अगर मुझे प्यार हो गया तो मैं पूरी दिल्ली जला दूंगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो पूरी दिल्ली नहीं जलाता है, वो सिर्फ अपने प्यार के ही घर जला देता है, वो भी मोलोटॉव कॉकटेल्स से। अब ये सब होने के बाद में ऑब्वियसली टोटा रॉय चौधरी जो कि कृति सेनन के पापा का रोल प्ले कर रहे हैं, वो उन्होंने धनुष को पुलिस के हवाले कर दिया और पुलिस ने बहुत कुत्ते जैसा उनको पीटा। अब धनुष को पुलिस ने पकड़ लिया, उसके ऊपर FIR होगी, उसके ऊपर केसेस चलेंगे, उसका करियर स्टार्ट होने के पहले खत्म होने वाला था। ये हो सके उसके पहले प्रकाश राज जो कि धनुष के पापा का रोल प्ले कर रहे हैं, वो पहुंच जाते हैं टोटा रॉय चौधरी के पास में, ताकि वो उनसे भीख मांग सके, उनके सामने गिड़गिड़ा सके कि उनके बच्चे को माफ कर दो, वरना उसका करियर ऑब्वियसली खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसने अभी अभी जस्ट UPSC के प्रीलिम्स क्लियर किए हैं। टोटा रॉय चौधरी उनको बोल तो देते हैं कि मैं माफ कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है। लेकिन वो शर्त इतनी क्रूअल है और इतनी वाइल्ड है कि वो कहते हैं कि अब मेरे सारे नौकरों से एक एक करके माफी मांगो, उनके पैर पकड़ के, क्योंकि तुम्हारे बच्चे की वजह से इन सबको प्रॉब्लम हुई है। अभी ऑब्वियसली अपने बच्चे की इज्जत बचाने के लिए और अपने बच्चे के करियर के ऊपर एक रेड मार्क ना पड़ने देने के लिए प्रकाश राज ये करने लगते हैं। और ये एक बहुत ही हार्ट रेंचिंग सीन है, लेकिन ये रियलिटी है, ऐसा करते हैं लोग जो काफ़ी अच्छी रैंकिंग्स में हैं, जो काफ़ी अच्छी पोजीशंस में हैं, उनका इन्फ्लुएंस बहुत होता है सोसाइटी पे, वो अपने आप को भगवान समझते हैं। स्पेशली उन लोगों के सामने जो पावरलेस है, उनको पता है कि ये अगर मैं उसके साथ में गलत भी करूंगा तो भी वो मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। ये सब फिर हो जाने के बाद में धनुष के पापा धनुष को घर पे लेके आ रहे होते हैं, लेकिन एक एक्सीडेंट में फिर उनकी मौत हो जाती है, जिसके बाद में धनुष उनकी चिता को आग दे के चला जाता है बाहर अपना काम करने के लिए और अपनी खुद की एक जिंदगी बनाने के लिए। अब धनुष के जाने के बाद कृति को रियलाइज होता है कि वो एक्चुअली में प्यार तो करती है धनुष से और उसके साथ में ही रहना चाहती है। अब वो पागल हो जाती है धनुष के लिए, रात भर उसके घर के बाहर उसका वेट करने लग जाती है, और फिर इवेंचुअली वो लोग मिलते हैं। और ये मूवी इसी हिसाब से चल रही होती है कि एक करंट सिनेरियो होता है, एक करंट सिचुएशन होती है आज के टाइमलाइन के हिसाब से, और एक फ्लैशबैक होता है कि कृति सेनन और धनुष पास्ट में इन लोग का क्या रिश्ता रहा है।
इस मूवी की स्टोरी वैसे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। राइटर्स ने इसका फर्स्ट हाफ तो बहुत ही इंटरेस्टिंगली लिखा है, खासकर डायरेक्टर ने इसको अच्छे से बनाया भी है। उसके अंदर काफ़ी हुक्स भी हैं, क्वेश्चंस भी हैं जिनका धीरे धीरे आंसर्स आ भी रहा था। लेकिन सेकंड हाफ में एक पॉइंट पे ऐसा लगने लग जाता है कि ये राइटर और डायरेक्टर की जो टीम है, ये लोग एक जगह पे आके रुक गए थे, राइटर्स ब्लॉक जो कहते हैं, उधर आ गए थे और इनको नहीं समझ में आता था कि स्टोरी को इस पॉइंट से आगे किस तरह लिया जाए। वो लोग इवेंचुअली ले लेते हैं, सेंस भी बनता है स्टोरी का, लेकिन वो स्टोरी फिर उतनी ग्रिपिंग नहीं रहती जितना इसका फर्स्ट हाफ था। थ्रू आउट द फिल्म बहुत इनकंसिस्टेंसीज रही हैं। डायलॉग कभी कभी बहुत अच्छे रहे हैं, कभी कभी एकदम बेकार रहे हैं, और कभी कभी ऐसा लगता है कि डायलॉग तो मारा उसने लेकिन उसका कुछ इम्पैक्ट नहीं था। स्टोरी में भी ऐसे अगर हम देखा जाए तो काफ़ी इनकंसिस्टेंसीज हैं। काफ़ी जगहों पे मैंने जैसे बताया है कि सोसाइटी की रियलिटीज़ बताई हैं कि कैसे रिच वर्सेस पुअर की इसके अंदर एक प्रोमिनेंट डिबेट को एक आग दी है, एक एंगल भी दिया है। उसके अलावा इसके अंदर इलॉजिकल और इम्प्रैक्टिकल चीज़ें भी हैं, जैसे कि कृति सेनन दिल्ली जैसी जगह में रात भर धनुष के घर के बाहर बैठ के उसका वेट कर रही थी। वो घर के बाहर का पार्ट भी ऐसा था कि कोई भी रास्ते से अगर चल रहा होगा तो उसको क्लियरली दिख जाएगी कि वहाँ पे एक सुंदर सी लड़की बैठी है जो शायद नशे में है और अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रही है, कुछ तो कर रही है। पहली बात तो दिल्ली जैसी जगह में ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि दिल्ली एक ऐसा शहर है जहाँ पे इंसान दिन में भी सेफ नहीं है। दूसरी बात तो इसके अंदर एक बहुत ही इलॉजिकल पार्ट ये है कि कैसे एक नोबडी, जो कि धनुष इस मूवी के अंदर प्ले कर रहा है, ही इज अ फकिंग नोबडी, और वो कैसे मोलोटोव कॉकटेल्स, जिनको पेट्रोल बॉम्ब भी बोला जाता है, वो कैसे उनको लेके एक आईएएस घर पे घुस जाता है। वो भी उस टाइम पे जब वहाँ पे एक बड़ा सा फंक्शन चल रहा होता है, सब कुछ बहुत बड़ा अच्छे से चल रहा होता है, पुलिस की बहुत बड़ी बंदोबस्त होती है, और तो भी एक नोबडी जो कि जिसको शायद पता भी नहीं होगा उस घर के बारे में ज़्यादा कुछ, वो पहुंच गया उधर मोलोटोव कॉकटेल्स लेके और उसने पूरा घर जला दिया बिफोर द कॉप्स कुड कैच हिम। मैं ऐसे लड़कों की साइकोलॉजी जानती हूँ। जब वो लड़की को शादी के जोड़े में देख लेते हैं ना, तो वो चले जाते हैं। मैंने कहा था मैं प्यार में पड़ गया तो पूरी दिल्ली फूंक दूंगा। मूवी के अंदर एक चीज जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी है वो है कि काफी सटली और काफी स्मार्टली आनंद एल राय ने अपनी प्रीवियस मूवी रांझना को इसके अंदर काफी बार रेफरेंस किया है। जो हमारा लीड है धनुष, दोनों मूवीज में उसका नाम है शंकर, या उसका जो राइवल है दोनों मूवीज में उसका नाम है जसजीत। दोनों मूवीज के अंदर जीशान आयूब भी है। एक सीन था जिसके अंदर धनुष कृति सेनन को एक रिक्शा में बिठा के उसको रवाना कर देता है, जो कि एक बहुत ही क्लेवर रेफरेंस था रांझना के आइकॉनिक सीन का, जिसके अंदर धनुष सोनम कपूर को रिक्शा में बिठा के उसको बोलता है कि भाभी ये तेरी पैसे मत लेना। क्या से क्या बना। मोहम्मद जीशान आयूब ने वैसे तो इस मूवी के अंदर सिर्फ एक कैमियो का रोल किया है, लेकिन वो एक अकेले इस मूवी के अंदर ऐसे कैरेक्टर हैं जिन्होंने दो रांझनाओं को, मतलब रांझना का शंकर और इस मूवी का शंकर, उन दोनों को डायरेक्टली लिंक किया है। इस मूवी के एंड में आपको ये भी हिंट मिलेगी कि इसका शायद एक थर्ड पार्ट भी होने वाला है रांझना यूनिवर्स। उसके अलावा रांझना और इस मूवी के अंदर दोनों ही मूवी में एक बहुत लेयरिंग सिमिलैरिटी ये है कि दोनों मूवी की जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं, लीड कैरेक्टर्स, जो पिछली मूवी में सोनम कपूर ने प्ले किया है और इस मूवी के अंदर कृति सेनन ने, ये दोनों ने ही धनुष को सिर्फ अपने लिए, अपने काम के लिए और अपने स्वार्थ के लिए यूज़ किया, और फिर उसके बारे में कुछ सोचा भी नहीं। और उसके मतलब बेसिकली उन दोनों कैरेक्टर्स को बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड दिखाया गया है, क्योंकि धनुष की फीलिंग से उन दोनों को फ़र्क नहीं पड़ता है। पर एक से एक जो इम्प्रूवमेंट है पिछली मूवी से इस मूवी के अंदर, वो ये है कि पिछली मूवी में सोनम के कैरेक्टर को भले ही उसने कैसे भी ट्रीट किया हो धनुष को और कुछ भी किया हो उसके साथ में, उसको इस बात का कभी गिल्ट नहीं था और उसको कभी इस बात का पश्चाताप भी नहीं करना था कि उसने अपने स्वार्थ के लिए धनुष को यूज़ किया। बल्कि इस मूवी के अंदर कृति को गिल्ट भी था और वो उसका रिडेम्पशन भी चाह रही थी। तो लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ेगी और आपको फ्लैशबैक के कंप्लीट स्टोरी की पता चलेगी, तो आपको दिखाई देगा कि कृति सेनन की तरफ से अचानक से एक प्रेगनेंसी वाला एंगल आ गया, जो कि अननेचुरल था, जो एक फोर्स्ड एंगल लग रहा था कि जबरदस्ती एक ट्विस्ट डाल दिया है स्टोरी के अंदर, इस लव ट्रायंगल के अंदर, इफ यू कैन कॉल इट दैट, क्योंकि ये मेरे हिसाब से तो बस दो लोगों की कहानी थी। और उसके अंदर एक प्रेगनेंसी वाला एंगल डाल दिया, जो कि
नहीं बैठ रहा था, वो स्टोरी के हिसाब से अच्छा नहीं लग रहा था। इनफैक्ट वो प्रेगनेंसी वाला एंगल अगर नहीं होता तो शायद स्टोरी और बेटर लगती। एक पॉइंट पे तो मूवी के अंदर ऐसा भी लगने लग गया था कि कृति सेनन को भी इस पॉइंट पे भी धनुष से कोई प्यार नहीं है और उसको ना जसजीत से प्यार है, उसको तो बस अपने बच्चे के लिए एक बाप चाहिए, या तो जसजीत या धनुष। क्योंकि बिगिनिंग में वो जसजीत को बोलती है तुम नहीं मर सकते, बाद में वो धनुष को बोलती है तुम नहीं मर सकते। परफॉर्मेंसेस की अगर हम बात करें तो सारे एक्टर्स ने बहुत ही बढ़िया काम किया है, और स्पेशली अगर मैं किसी को अपलोड करना चाहूँगा इस मूवी के लिए तो वो है टोटा रॉय चौधरी और प्रकाश राज। दोनों ही सीनियर एक्टर्स ने बहुत कमाल का काम कर दिया, मज़ा आ गया इन दोनों को तो स्क्रीन पे देख के। कृति सेनन और धनुष जो कि लीड्स थे, धनुष तो ऑब्वियसली सबको ही पता है कि काफ़ी अच्छा एक्टर है, धनुष से तो एक्सपेक्टेशंस थी भी कि वो अच्छी एक्टिंग करेगा, और उसने की भी एज समबडी हु प्लेड अ कैरेक्टर हु इज अ साउथ इंडियन लिविंग इन दिल्ली। उसने बहुत बढ़िया काम किया है। और कृति सेनन, वैसे तो कृति सेनन मेरी फेवरेट्स में से एक है, लेकिन मैं कृति सेनन से एक्टिंग के मामले में उतनी उम्मीदें भी नहीं रखता हूँ। मुझे ये बात पता है कि कृति सेनन की एक्टिंग परफॉर्मेंसेस हर मूवी के साथ बेटर होती जा रही हैं। उनके अंदर वो पोटेंशियल है कि वो टॉप तक पहुँच सके व्हेन इट कम्स टू द क्राफ्ट ऑफ एक्टिंग। बट इस मूवी के अंदर उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा वो करेंगी। आनंद एल राय ने काफ़ी अच्छा डायरेक्शन किया है इस मूवी का। अगर हम देखें तो फर्स्ट हाफ इसका बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे तो बहुत मज़ा आया। उसके जोक्स भी अच्छे थे, टाइमिंग्स अच्छी थी, डायलॉग्स भी अच्छे थे, काफ़ी हद तक अच्छे थे। कुछ कुछ जगहों पे डायलॉग बुरे हो जाते हैं। आनंद एल राय वैसे तो वी ऑल नो दैट ही इज़ वन ऑफ द बैंकेबल डायरेक्टर्स ऑफ इंडिया, और उन्होंने ऐसी मूवीज़ दी हैं जो क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छी हैं। इजीली उनको हम बॉलीवुड के सबसे अच्छे डायरेक्टर्स में से एक बुला सकते हैं। ओवरऑल ये मूवी वैसे तो एवरेज है, लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, काफ़ी फनी भी है एट टाइम्स, और आपको हुक्ड भी रखेगी अपनी सीट से। अगर आप थिएटर्स में देखना चाह रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा वन टाइम वॉच बन सकता है। लेकिन ये ऐसी मूवी नहीं है कि मैं इसको बोलूँ कि ये अच्छी है या अवार्ड जीतेगी। भले ही इसके अंदर परफॉर्मेंसेज अवार्ड जीतने लायक हैं, पर स्टोरी मुझे उतनी कुछ खास नहीं लगी। लेकिन उसके अलावा एक और बात यह है कि बॉलीवुड ने 2025 में ज़्यादा अच्छी मूवीज़ वैसे भी नहीं दी हैं, तो क्या पता यही सबसे अच्छी मूवी निकली। और वो एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मैं जस्ट रिसेंटली देख रहा था बॉलीवुड की अच्छी मूवीज़ ऑफ 2025 एंड शायद ही इन लोगों ने पूरे साल में 3 से 4 ढंग की मूवीज़ दी हैं हमें। तो ये था मेरा रिव्यू तेरे इश्क में का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको नहीं अच्छा लगा तो आपको क्या अच्छा नहीं लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, ताकि मैं अपने वीडियोज़ के ऊपर वो काम कर सकूँ। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो पे।